Can you all hear me? Hey बच्चों, कैसे हैं आप लोग? Good evening, guys. I was having some trouble in logging into the Vedantu website. तो मैं 3 मिनट लेट हो गया आज. But yes, now I am here. है ना? यशिका बोल रही है unmute. Okay, यशिका, I have unmuted. Tell me. आ गए मिस्टर इंडिया. Hi स्नेहा. Hi खुशी. Hi जॉना. Hello अनुष्का. शाहिद. कैसे हैं आप सब बच्चों? Hi प्रतीक्षा. Hi अदिति. यशिका, are you speaking? बस चेक करते हैं. Hello Yashika, can you hear me? I don't think her mic is working, है ना? कोई सुन पा रहा है क्या यशिका को? No, yes, she's having some problem with mic or anything maybe. Okay, बताइए मेरी आवाज क्लियर है क्या? Everything is fine, right? चलिए, बहुत अच्छे everyone and good evening guys. Good to see you all after a long time, है ना? After a whole week, by the way. आप लोगों को कुछ न्यूज पता चला? नीट एक्सटेंड हो गया है. देखो कितने लकी लोग हैं आपके सीनियर्स, है ना? They are carrying their luck with them. 80 days extra they have got. 80 days. 80 days में तो मचा के रख सकते हैं, है ना? सबको साल भर यही प्रॉब्लम थी. Each and every student was having the same problem throughout the year. Sir, how will I manage my examination of boards? How will I manage NEET together? मतलब इनको पता भी नहीं था कि एग्जाम के बाद, बोर्ड्स एग्जाम के बाद इतना सारा टाइम मिल जाएगा. These guys are so lucky. खैर, चलो कोई बात नहीं. आपके केस में आई विल नॉट प्रे फ्रॉम गॉड की सच थिंग हैपन अगेन, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एग्जामिनेशन टाइम पे हो जाए, लोगों की जानें बचेंगी, वो ज्यादा जरूरी है. ओके यशिका, यू आर सेइंग अनम्यूट अगेन. एक सेकेंड ना, फिर से अनम्यूट करके देख लेते हैं. हाँ, हेलो राइट नाउ. हेलो हाय, हेलो, हाउ आर यू? सर, अभिषेक सर से बात नहीं हो पा रही. अभिषेक सर से बात नहीं हो पा रही. बहुत कोशिश की. ये तो ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ा इशू है. ऐसा कैसे हो गया? एएम सर के वो जो पैनल था उसमें भी स्पैम करके पहली बार मैंने इतना स्पैम किया. नहीं, कौन से एएम सर? वो गणेश सर कुछ कौन सी थे. क्लास चल रही थी? 9th वाला बैच था. भाई की क्लास में वहां घुस चले गए गई थे? थी. हाँ, घुस गई अच्छा थी. अच्छा. फिर तो हाउ कैन आई हेल्प यू, बताइए. उनको कॉल कर दो प्लीज. उनका नंबर नहीं है मेरे पास अभी. झूठ. अरे देखो, शाम को अभी सबकी क्लासेस चलती हैं, ऐसे कॉल करना अच्छा नहीं लगता. मैं मैसेज करके बोल दूंगा कि यशिका आपसे बात करना चाहती है ना? यशिका नहीं, तरुणी को बात करना. मैं तब मतलब पिछले तरुणी को सेशन क्यों में. बात करनी है? अरे उसको पोएम है ना, इसीलिए मैं स्पैम कर अच्छा रही अच्छा थी. अच्छा, सर के पास पोएम नहीं पहुंच पा रहा है. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. नहीं, चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा. ठीक है, उनका रिस्पॉन्स लेके आपको क्लास में दिखा दूंगा. ठीक है. गुड इवनिंग मुस्कान. और एक बताइए हफ्ते से यशिका, वेट एवरीथिंग कर फाइन? एक हफ्ते से वेट कर रही हूँ इस आज के दिन के लिए. और हाँ. आज भी ऐसे ही होना था. एक हफ्ते से वेट करते करते पढ़ाई करी थी कि ये भूल हाँ, गई थी? की थी. अच्छा, पढ़ाई भी आई करी वाज थी. चलो, वेटिंग बहुत फॉर बढ़िया. 7th में. बहुत बढ़िया. चलिए शुरू करते हैं क्लास, है ना यशिका? आई विल सेंड दैट पोएम. वी डिड रीड. ओके, नहीं, वेरी नाइस तरुणी. चलिए बच्चों, तो मैं ये वाला माइक तो साइड में रख देता हूँ. एंड which chapter we are discussing right now, guys? Which chapter we are discussing right now? Current electricity, है ना? So last week we have started with current electricity. तो चलिए अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. ठीक है. First of all, I'm switching up the chat right now. Swaleha got blocked. I don't know how this happens. Don't worry. Anyways, chat will be off only. So everyone is blocked now in a sense. है ना? So guys, first of all, let me introduce our class teacher today. So big shout out to Anurag Singh sir. He will be handling all your doubts today in the Q&A panel. Please don't spam in the Q&A panel by writing hi, hello, and how are you, sir? All those things. Write your genuine doubt that you have related to the physics or related to the current electricity more specifically. ठीक है, चलिए बच्चों, तो start करते हैं. And I'll just give you a quick recap of what we have studied in current electricity in the last class. In current electricity in the last class, we have discussed about basic formula of current. So if you want instantaneous current at any point of time, it is given by dq divided by dt, right? The rate of flow of charge, how much charge is flowing per unit time, that is our instantaneous current.
And in that, after that, we have done so many questions, right, of that similar nature. So one rod is moving, uniformly distributed charge, and then one ring was rotating with some velocity. Those things we have done. So basically, in the last class, it was a very, very, very basic thing that we discussed, and that was just how to calculate current, right? Then we stopped, and now today we have to go ahead from this. Okay, everyone? Why do we teach electrostatics before current electricity? You will be able to understand today. Okay, everyone? चलिए तो start करते हैं the current electricity, and actually the real current electricity will be starting from this lecture, right? चलिए. So what you see in this diagram is an isolated neutral conductor. Everything you understand, right? Each and everything you understand, whatever is written here. And का मतलब एक, isolated मतलब this is isolated from all other conductors. There is nothing in this vicinity. Just one conductor is there. It is neutral. It is a conductor. Neutral conductor means it is having some charges, but the number of negative charges is equal to the number of positive charges. So इसके पास negative charges भी हैं, इसके पास positive charges भी हैं. So this is how it will look like. बहुत अच्छा है, खुश लग रहा है लाइफ में, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. But we the students of physics, हम तो चाहते हैं डिस्टर्ब करना चीजों को, है ना? कुछ ना कुछ में लगा देंगे. अभी देखना थोड़ी देर बाद उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, and we'll try to analyze it. So for now, you just see one conductor, neutral है, charges are there. You will know, and you have studied that in class 11th kinetic theory of gases. Even at room temperature, the atoms are vibrating very fast, right? Collisions are happening, electrons are moving here and there like this, है ना? Random motion is happening, random chaos मचा हुआ है. Entropy भी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना? Randomness of the system. So randomly the movement of electrons are happening there. My simple question to all of you is, if the electrons are having the random motion here, are they having a current? Because electrons तो move कर रहे हैं. Are they having the current right now? Yes or no? चलो एक छोटा सा conceptual doubt मेरा आया आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ. So I said a neutral conductor is placed, isolated है, कोई बैटरी नहीं लगाया उसमें. I am saying कि I know, right, from kinetic theory of gases, I know electrons will be moving, right? They will be having some random motion. If the charges are moving in random motion, are they actually having any current or no? चलिए देखते हैं कितने लोग कहते हैं yes, कितने लोग कहते हैं no. बहुत बढ़िया. 70% के आसपास लोगों ने कहा yes, but don't go with that green color. It is wrong. बच्चों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? You are trying to say कि if you take an iron rod, है ना, घर में कोई भी आयरन रॉड होगा या कुछ भी होगा, जैसे देखो मेरे को यहाँ पे एक मेटल मिल गया, है ना, यहीं पे रखा हुआ था, देखो दिस इज सम मेटल, राइट? Am I able to touch it? Yes. मेरे को कोई करंट लग रहा है क्या? कोई करंट नहीं लग रहा, है ना? If I touch it, some electricity is flowing through my hand. नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा. Nothing like that is happening right now, isn't it? और ये तो कंडक्टर है, देखो, इसको अलग से रख दो तो आइसोलेटेड कंडक्टर है. Inside this, are the atoms moving? Yes. Inside this, are the electrons moving? Yes, because random motion is there. Temperature is some room temperature. It is not 0 Kelvin. अगर 0 Kelvin होता तो the kinetic energy of the atoms will be 0. We have studied, right? 3/2 nRT. Average kinetic energy of the atoms will 0 at 0 Kelvin. क्या ये 0 Kelvin है? It is around 300 Kelvin. और बल्कि अभी तो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ी 310, 315 Kelvin है. तो why there is no current? Let me tell you that. Actually, the motion of electron is there. The movement of electrons are having, like they are having some motion, but there is no net drift of the electron. अब ये drift सुन के बच्चे परेशान, drift आ गया भाई, drift velocity आ जाएगा, ये क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है. No net drift मतलब they don't have any net displacement, right? If an electron started from one point, it will come back to the same location. इसका कोई भी displacement नहीं हुआ. It is coming back to the same location. लौट के बुद्धू घर को आए, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? There is no net displacement of the electron. Though they are having the random motion, they cannot go away or they cannot be displaced from their initial point. जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस लौट के आएंगे. Net displacement 0 होगा. And because the net displacement of charges are 0, there is no current, because charges should
not only vibrate, they should move, they should cover a distance. That distance upon time will be later known as drift velocity. So the charges should have some drift velocity. To have the drift velocity, they should have some net displacement. In this scenario, they are just vibrating. वो तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बस, है ना. They are not having any net displacement. वापस आके displacement zero हो जाता है. Tell me if this point clear to all of you. ये बहुत अच्छा concept है ना. Though they are having some motion, but the net displacement is zero. There is no current. और वही तो होता है यार, देखो इसके अंदर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बट कोई करंट है क्या? नो, देयर इज नो करंट इनसाइड दिस मेटल, है ना. तो अब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि चलो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, बट यू एक्चुअली वांट सम डिस्प्लेसमेंट, है ना. अब आपको मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट चाहिए. अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड. ये कौन सा स्पीड है बच्चों? The speed at which it is like having the motion, right? Random motion. Average displacement of electron कितना आ गया? Zero आ गया. वही तो हमने बोला, average displacement zero है. बच्चों, these electrons, when they are moving like this in the like structure of material, there will be some collisions, right? Obvious है यार, आप हर जगह पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. When these atoms are vibrating, they are also colliding, and this is how they actually transfer heat. मैंने आपको कंडक्शन में समझाया था, एक एटम दूसरे वाले को ऐसा एनर्जी दे देता है ना, कि ये ले एनर्जी बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. दूसरे एटम के पास एनर्जी आई, उसने फिर ऐसे कोनी मार दी, दूसरे वाले के पास एनर्जी चली गई. दे आर हैविंग द कोलिजन्स, राइट. देयर विल बी अ टर्म व्हिच वी विल सी वेरी फ्रीक्वेंटली हियर, द रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. तो जैसे मान लो एक एटम है यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, कोई दूसरा एटम आके कोलाइड हुआ, उससे थप्पड़ लगा एक, है ना. सो थप्पड़ लगा, उसके बाद अब वो शांत है. सेकेंड थप्पड़, द टाइम बिटवीन टू थप्पड्स इज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि वो बीच में रिलैक्स कर रहा था. गेटिंग माय पॉइंट? सो एनी एटम विल हैव मेनी कोलिजन्स. देयर विल बी सम टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना. एक से टकराया, देन अगेन इट इज गोइंग टू कोलाइड विद अनदर एटम. The time interval between two collisions, two successive collisions, is known as relaxation time. Don't worry about this. Some students think कि okay, the name is very big, relaxation time, पता नहीं क्या होगा. कुछ भी नहीं है, दो collision के बीच का time है. That is it, okay? अब देखना ध्यान से. Relaxation time depends on material. First thing, what kind of material you are having. Depending on that, your relaxation time will be different. Also, it depends on temperature. अब ये कैसे? ऑब्वियस है यार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मान लो आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द रिलैक्सेशन टाइम? इट विल डिक्रीज, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वाइब्रेशंस विल बी वेरी फास्ट, बहुत तेजी से वाइब्रेट होगा. इफ द वाइब्रेशंस आर वेरी फास्ट फॉर ऑल द एटम्स, the time between two collisions will be less, because collisions will be happening very fast now. The randomness has increased, chaos has increased inside the material, very fast collisions are happening, and the relaxation time will be less at higher temperature. Later on, you will understand the resistance of semiconductor, resistance of conductor with respect to relaxation time. So इसलिए आपको ये भी पढ़ाया जा रहा है. समझ में आया क्या सभी को? बताइए. सिंपल सी चीज है यार. इफ जस्ट आइसोलेटेड कंडक्टर इज देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, बट द एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयर इज नो करंट. रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन हो गया एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स. इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी हैव, एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर. बाय द वे, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन करंट फॉर दोस मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट एवरीवन? चलिए, बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं ना. नाउ वी आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो हम तो मानने वाले नहीं थे कि ऐसे कैसे करंट नहीं है. करंट तो चाहिए हमको, है ना. वी वांट करंट. करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने आए एंड सर इज टेलिंग देयर इज नो करंट, तो फिर फायदा क्या हुआ? करंट तो चाहिए, फील करना है, झटका चाहिए, है ना. जैसे मुझे मिला था एक बार, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, राइट. खैर, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर. Actually, this topic we have already studied, by the way. अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये स्टडी कर चुके हैं आप लोग कि when you apply the electric field, what is going to happen, है ना. Consider the different cross sections. ये जो green lines है ना, वो सिर्फ different हमने cross section को लिया है.
Let's say everyone, we have applied some electric field now. In the leftward direction, this electric field is there. अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, व्हाई आर यू ड्राइंग दिस एरो इन द राइटवर्ड डायरेक्शन? किसी नमूने को ऐसा कोई डाउट आ रहा है क्या? बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वो ई वेक्टर है ना? मतलब मैं ऑलमोस्ट अपनी चेयर से गिरने वाला था जब मुझसे ये डाउट पूछा गया था। तारीख थी 15 अप्रैल पिछले साल, जेई का बैच था, और बच्चे ने पूछा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, आपने ई के ऊपर एरो राइट की तरफ लगाने की हिमाकत कैसे कर ली सर? इतना बड़ा ब्लंडर आप कैसे कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट की तरफ जो लगा हुआ है वो ई वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। चलिए, बहुत बढ़िया यशिका। लेट अस मूव अहेड नाउ एवरीवन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? You have two types of charges here. One of the charge is positive, one of the charge is negative. Neutral conductor है, positives are also there, negatives are also there. तो एक बात बताओ कि if electric field is towards left, in what direction the positive charges will experience a force? Leftward direction only. बेटा हम ये पढ़ चुके हैं ना, force on a charged particle is Q into E. If electric field is towards left, force is also towards left on a positive charge particle, क्योंकि positive charge particle है. But on the negative charge particle, यानी कि electron, the force will be towards right, because electron is having a negative charge, so force is equal to minus of Q into E. If electric field is towards left, force will be towards right. तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते ही क्या होगा? The moment you apply the electric field on this conductor, the positive charges will start moving towards left and the negative charges will start flowing right, and they will be having some net displacement now. They will be having some net displacement due to this force acting, and finally the negatives will be segregated on this side, positives will be getting segregated on this side. In this case you will get some current, non-zero current मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही करंट मिला, so electron starts drifting, इसको हम drift करना बोलते हैं, because there is a force acting on the electron which is moving the electron. Force is saying okay electron, you are having your motion, right? That is fine, but you are not contributing in any current. Let me make you empowered, right? So let me make you contribute to current. So the electric field says let me drag you in the rightward direction. When I drag you, there is a drift. When there is a drift, you will contribute in some current. Electron said okay force, take me, right? तो इधर से फोर्स लगा के इसको इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस को लेफ्ट की तरफ, इट विल शिफ्ट. सो यू विल गेट एन इंस्टेंटेनियस नॉन जीरो करंट इन एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड. जितना भी क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये छोटा छोटा ग्रीन वाला, यू विल गेट नॉन जीरो करंट इन एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड. इफ यू वांट टू ट्राई दिस, बाय द वे डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम, है ना? ये मैं ऐसी डम्ब वेज टू डाई बताता रहता हूं. अभी अभी हमने इस कंडक्टर का एग्जांपल लिया था, राइट एवरीवन? इज देयर एनी कंडक्टर इफ आई जस्ट कीप इट आइसोलेटेड? मतलब कोई करंट है क्या इसमें? इज देयर एनी करंट? नहीं है ना, कोई भी करंट नहीं है. अब ऐसा करना मत आप लोग, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करें कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, कैसे लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? वायर्स होते हैं घर में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है ना? एक वायर उठा के इस साइड कनेक्ट कर दो, दूसरी वायर उठा के इस साइड कनेक्ट कर दो, और फिर इसको छू के अपने जीवन के मजे ले लो आप, है ना? तो जीवन के मजे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे. सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सम करंट. तो प्लीज डोंट ट्राई दैट इन होम, है ना? दीज आर डम्ब वेज टू डाई, बट यस फील आपको पूरी पूरी मिल जाएगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड द पॉजिटिव चार्जेस विल बी मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. और बेटा आप सभी ने, you all must have studied in class 10th, the direction of current is opposite to that of the electron. सुना होगा ना सभी ने? हम ये कन्वेंशन है हमारा, ये है ना कन्वेंशन, जिसने बना दिया वो बन गया, चलता आ रहा है. The direction of current is taken opposite to the flow of the electrons. Electrons are moving in rightward direction, there will be a net current flowing in the leftward direction. समझ आ रहा है? But there is a problem. The problem is, the moment all the electrons will be separated and they will be on the right phase, and all the
protons will be on the left face, or all the positive charges will be on the left face, now there will be nothing happening. Why? Because there is no circuit connected to the conductor. No, the conductor is still isolated, just an electric field is there. Why it is written E net is zero inside? We have studied that in electrostatics, by the way, है ना? E net zero हो जाता है because that is a conductor. Conductor में electric field अंदर की तरफ zero है. So यहाँ से क्या सीखने को मिला? We got an instantaneous current. Instantaneous current means for some time we got the current, but after that current will become zero. Once all the charges come to the left side, all the positives, all the negatives come to the right side. खत्म. Fun is lost, है ना? हो गया, कहानी खत्म हो गई. All the charges are separated. अब क्या करें भाई? तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखो. On application of electric field, the electrons start drifting against the electric field. सही है. This resulted in generation of electric current. Yes, we were very happy about it across all the cross sections. बहुत अच्छा लगा, current flow कराया. But the sad part of the story is this current was short-lived. हाँ, क्यों था short-lived? Because once the charges got separated on two ends, it resulted in accumulation of the charges at the ends. The electric field due to this induced charge makes net electric field inside conductor zero. Inside conductor तो zero हो ही जाता है, हमें पता चल गया है ना. But फिर current electricity पढ़ने का फायदा क्या है? What is the use of current electricity when the current is short-lived? फायदा क्या हुआ हमारा? कोई भी फायदा नहीं है यार. अब हमने सोचा कि एक कंक्लूजन निकाला. To get sustained electric current, what you should do? Sustained electric current means current which is flowing continuously. On just merely applying the electric field to the conductor, you are not getting sustained current. Current flows for some time. When the charges are accumulated, current is zero. Sustained current के लिए you should have an electric field. वो तो है ही, वो तो अभी भी लगाया था. That should be there. I know that. Apart from that, an arrangement should be made to withdraw electrons from one end of the conductor and simultaneously send an equal number of electrons to the other end. एक एंड से चार्जेस को निकालो, है ना, इधर से चार्जेस को निकालो और इसको इधर को भेजो. ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है? तभी तो सस्टेन्ड करंट मिलेगा. अदरवाइज तो चार्जेस आर जस्ट सेपरेटेड, है ना. So we should have one arrangement which takes the charge from one end of the conductor, gives it to the other end of the conductor, so that the charge accumulation may not take place and continuous current flow will be there. इस जॉब को जो करता है उसको हम बोलते हैं बैटरी. वाह बैटरी, वाह, बहुत अच्छा काम किया इसने. देखो, बैटरी डज द टू जॉब्स. देखो क्या करता है बैटरी. इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. जब भी आप एक बैटरी लगाते हो V वोल्ट का, it will create a potential difference. कैसे potential difference? Potential difference तो है यहाँ पे, है ना. If it is a potential difference, it will also create an electric field. सबको याद है V is equal to E into D relation from electrostatics. If there is some potential difference, then across some distance there is an electric field. तो बैटरी ने पहला काम क्या किया? It applied a potential difference. It applied an electric field. दूसरा, it withdraws the electrons from one end and dumps an equal number at the other end. The diagram will look something like this now. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. देखो, this is positive, this is negative potential, correct? Higher potential. देखो, ये आप याद रखना. In the battery, if you have the longer potential, longer length, that side will be having higher potential. Shorter length will be having lower potential. And beta, I have taught you in the electrostatics, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज. दिख रहा है? ये पॉजिटिव है इस तरफ, ये इस तरफ नेगेटिव है, तो हायर से लोअर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बैटरी इज गिविंग यू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑल्सो इट इज गिविंग अ पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, passing through the battery and again move to the other end, so that continuous flow of current can be established. ठीक है, ये हैप्पी एंडिंग हो गया अब हमारे सेशन का, मतलब सेशन का नहीं, इस टॉपिक का. दिस इज हाउ द करंट फ्लोज इनसाइड द कंडक्टर. इफ यू गॉट द फील, लेट मी नो इन द पोल. कम ऑन गाइस, पूरा फील आ गया क्या, है ना? अभी बहुत बेसिक चल रहा है. नाउ वी हैव टू डू वेरी गुड थिंग्स आल्सो, बट हाँ, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. थोड़ा 10th से रिलेटेड था, few new things also were there. If you have in case any doubt,
You can ask to Anurag sir, right? He is there in the Q&A panel. वहां पे आप पूछ सकते हैं. चलिए. But yes, this was a nice topic and we all understood that, है ना? Actually, what happens? Initially हमारा diagram जो था, movement of electrons का, है ना? This is the motion of electron in absence of electric field. There is no net displacement in the direction of electric field. यहाँ पे after applying the electric field, the motion of electron is the red one. देखो ये जो red वाला path है ना, ये red वाला. So ऐसे 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 move करा. Finally, electron is somewhere here. Initial point was this. There is some drift of the electron. समझ आ रहा है? There is some drift of the electron. By the way, this drift, that is the displacement upon time, is known as drift velocity. क्या कहते हैं इसको? Drift divided by time is known as drift velocity. तो ये drift divided by time या फिर displacement divided by time is given by VD, यानी कि drift velocity. ठीक है? चलिए बताइए, कहानी क्लियर हुई क्या? अभी बहुत कुछ करने को है, वो सब तो हम करेंगे. पहले तो ये बताओ यार चैट बॉक्स में, क्लियर हुआ सारा कुछ? यस? चलिए. सर योर वे ऑफ मेकिंग फन विद सीरियस फेस. अच्छा. गॉट इट ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो आपको बाकी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज रेट एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखोगे, इसका ऑर्डर जो है वो क्या है? mm पर सेकेंड. यानी कि एक सेकेंड में बेटा इलेक्ट्रॉन कितना मूव करेगा, बताना जरा. इन 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल मूव हाउ मच डिस्टेंस? 1 mm. अच्छा, 1 mm कितना होता है? इत्तू सा होता है, इत्तू सा, है ना? स्केल में देखा है ना, जो डिवीजन होता है वो इत्तू सा होता है. अब तुम मुझे एक बात बताना, ठीक है? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं. लेट्स से आई हैव अ स्विच, है ना? मैं आपको एक स्विच दिखाता हूं, चलिए ठीक है? तो यहाँ पे एक स्विच है, मान लीजिए. दिस इज अ स्विच हियर, राइट? अब जब आप इस स्विच को प्रेस करते हैं, राइट, व्हेन द मोमेंट यू प्रेस द स्विच, हाउ मच टाइम द ट्यूबलाइट टेक्स टू लाइक ग्लो? कितना टाइम लगता है? बहुत छोटा टाइम लगता है क्या? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. तो फिर मुझसे एक बार बच्चे ने पूछा था, ऑफ कर देते ना? नहीं, ऑफ नहीं करूंगा, अंधेरा हो जाएगा. बहुत कम टाइम, राइट? अब सोचो, अगर दबा के दिखाओ. सो मान लो कि ट्यूबलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. इतना तो डिस्टेंस होता ही है. इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड मतलब 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड. अगर एक कांस्टेंट स्पीड है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ रहा है ना? mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 मीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगना चाहिए था? देखो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? आप अगर यहां से इसका टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 10 अपॉन 10 पावर -3 सेकेंड लगना चाहिए था. 10 पावर -3 यानी कि 10 पावर 4 सेकेंड, यानी कि 10,000 सेकेंड. कैसा होता है रियल लाइफ में? डज दैट हैपन इन रियल लाइफ? बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं. ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? मतलब ये कौन सी बात हुई? मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड है, सर कह रहे हैं 10 मीटर दूर ट्यूबलाइट है, 10,000 सेकेंड लगेंगे. मतलब आज एक अगर 2-3 किलोमीटर दूर कोई बल्ब है, उसको आज चालू किया तो बुढ़ापे का वेट कर रहे हैं, है ना? 70 साल के हुए तो बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय ये सेलिब्रेट करें कि देखो भैया बल्ब जल गया हमारा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली. देखो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये शायद आपको समझने में बहुत मजा आएगा. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, the motion of electrons are like motion of army men, है ना? आर्मी मैन ऐसे सब ऐसे 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 हर क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. So actually when I switch on the circuit, the scenario is not like one electron has to travel all the distance of 10 meter and then ask the tubelight कि भाई प्लीज जल जा, बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा हूं. ऐसा कुछ नहीं है. Everywhere at all the cross sections so many electrons are there. So one electron when you switch on it will just push this one ऐसे थोड़ा सा, भाई चल टाइम आ गया है ना, स्विच ऑन कर दे. All the electrons will move now and that is why the motion can be transferred very easily, है ना? It's like molecular motion, तो वो तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना. So that is why ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रैवल करते हुए जाना इतनी स्पीड से. Are you getting my point?
so many electrons are there, and if one electron is pushing, the last electron near the tube light will be pushed instantaneously. So that is why you get the current. फील आया क्या टॉपिक का, बताओ? ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को पूरा मोर्चा संभाल लेना है भाई। चल अपना टाइम आ गया है ना, गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रही है यशिका? एक सेकेंड, क्यों ना आप ऑन करके दिखाओ कि ऐसा क्यों नहीं? वाह बेटा वाह। फील आ गया ना? चलिए, वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्किंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेन। मुस्कान बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। द मोमेंट यू अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग सम नेट डिस्प्लेसमेंट। दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप बच्चे ना नाम देख के डर जाते हो, नाम देख के कभी मत डरो, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब भाई साहब ये कुछ तो बहुत मतलब क्वांटम फिजिक्स इसमें लगी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी का कुछ होना चाहिए, डी से कुछ आना चाहिए, वहां पे आर से कुछ होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं बेटा। ड्रिफ्ट मतलब टोक्यो ड्रिफ्ट एक मूवी आई थी, देखा था क्या? कार में लोग ऐसे ड्रिफ्ट मारते रहते हैं, तो कार टर्निंग के समय एक डिस्प्लेसमेंट ले लेती है। दैट इज द ड्रिफ्ट ऑफ इट, राइट। सो ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन को उठा के ऐसे सरका दिया बेसिकली। सो ड्रिफ्ट का मतलब सरकना हिंदी में। सो कितनी स्पीड से सरक रहा है वो, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन, है ना। अब बात करते हैं, अब मोबिलिटी पे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखो यहां पे एक फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगर यू हैव अ कंडक्टर, लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर, है ना। इन द कंडक्टर लेट्स से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन, area of cross section is A. Imagine the length of the conductor to be L, है ना। ये इसका length of the conductor हो गया। एंड वही इधर से सर्किट कंप्लीट कर दिया इसमें, है ना। V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्चुअली द करंट का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I is given by N E A V suffix D। शानदार फॉर्मूला। देखो इसका मतलब क्या है? N is known as the number of free charges और number of free electrons भी कह सकते हैं आप, per unit volume present in the metal। कितने number of free electrons हैं per unit volume? So let's say number of free electrons are 1 million and let's say volume of the material is 2 meter cube। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1 million divided by 2 meter cube is the answer for N। So N को हमेशा हम कैसे निकालते हैं? Number of free electrons per unit volume। अच्छा, E क्या है? This is the charge of an electron। बच्चों ये चार्ज का फॉर्मूला वैल्यू क्या होता है? एटलीस्ट 1.6 into 10 power minus 19, है ना यार। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एंड VD क्या है? दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया या फिर ड्रिफ्ट स्पीड कह लीजिए आप। डेरिवेशन फॉर दिस, बाय द वे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई नो यू हैव टू गिव बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल। मैं आपको डेराइव बाद में करा लूंगा, पहले इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर सो इंपॉर्टेंट। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, द रिलेशन बिटवीन करंट, N E एरिया एंड VD। तो क्या फॉर्मूला है? NEAVD, ठीक है। और N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आपको ऑलरेडी पता है, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी गिवन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी आल्सो गिवन, ठीक है। जोश कैसा है? एक क्वेश्चन कराऊं तगड़ा वाला। हाउ इज द जोश एवरीवन? और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नीट के हिसाब से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। दिस क्वेश्चन योर सर विल एक्सप्लेन। हाई जोश है ना, चलिए बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर के स्टूडेंट्स करेंगे, यानी कि आप करेंगे। देखो, सो कवि कहता है, कवि नहीं मतलब एग्जामिनर कहता है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सिंपल है कि ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, यानी कि VD निकालना है, इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच। तो क्या क्या करना है? देखो, VD we need to find out। cross sectional area is given 1.5 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में गिवन है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुई यूनिट के साथ, तो बिल्कुल सही है, चलेगा। करंट
is 1.5. करंट भी हमको गिवन है, देखो 1.5 एम्पियर है ना. Assume that each copper atom, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, देखते जाना, ठीक है. रीड दिस वेरी केयरफुली. Assume that each copper atom provides one conduction electron. यानी कि how many number of free electrons are there here? Equal to number of copper atoms. वो कह रहा है कि कॉपर का हर एक एटम, each atom of copper is giving you one free electron. हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो अगर मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, if I want number of free electrons, I will calculate number of atoms. Getting my point? But don't forget, in the formula of I, which is NeAVD, do I have to take just number of free electrons or number of free electrons per unit volume? The later one, right? Per unit volume we want. So basically बच्चों एक चीज तो मुझे यहां से समझ में आ गई कि if each copper atom is providing one conduction electron, so to calculate number of electrons per unit volume, I will calculate instead number of atoms per unit volume. है ना यार? अगर मैंने number of atoms per unit volume निकाल लिया तो that is equal to number of conduction electrons per unit volume. यही तो given है, right? चलिए, the density of copper is given. देखते हैं density का क्या use कर सकते हैं हम लोग. And atomic weight of the copper is also given, that is 63.5 AMU. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, very nice. अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, है ना. And such questions are quite important, by the way, let me tell you, from your examination point of view. तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को. I have duplicated the slide and now I'm going to solve this question. देखिएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत आसान है. What are the things we need to take care of? Drift velocity निकालना है ना. We have to calculate the drift velocity. From this, I can write the drift velocity will be equal to I divided by NEA. That's it, है ना. I divided by NEA. ठीक है, बहुत बढ़िया. To calculate drift velocity, what are the things known to us? क्या क्या हमें पता है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं ना. To calculate drift velocity, I know, एक सेकेंड, हाँ, I know E यानी कि charge of an electron. I know area as well. I know current as well. बेटा unknown क्या है यहाँ पे? N. N means number of electrons per unit volume. He only said the number of atoms in copper is equal to number of free electrons. हर एक atom is contributing for a free electron. So instead of calculating number of electrons per unit volume, I can calculate number of atoms per unit volume. ठीक है बच्चों. अब आप लोग मुझे सिंपल से सवालों का जवाब देना, ठीक है. बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. If I take 1 meter cube volume of copper, can anyone in the chat box tell me how many atoms will it have? कितने atoms होंगे इसमें? Please type everyone. सबको पता है कि कितने atoms होंगे इसमें, है ना. एवोगैड्रो नंबर होगा, बिल्कुल सही है. तो देखो, ऐसा कह लो आप, बेटर आपके लिए कहना ये होगा कि कॉपर पीस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ऐसा कहो आप, ये ज्यादा बेटर है कहना आपके लिए, है ना. देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट एवरीवन. तो कैन आई से कॉपर पीस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना. 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आप लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी के बराबर. अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, ऐसे समझो, चलो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो द मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. इफ आई कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर इन 1 मीटर क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम के मैंने 1 मीटर क्यूब ले लिया है. इन 1 मीटर क्यूब मास इज इक्वल टू डेंसिटी, और देखो डेंसिटी कितना गिवन है? 9 into 10 power minus, I mean plus 3. So 9 into 10 to the power 3 kg in 1 meter cube. यहां तक समझ में आ गया? सिंपल सी बात है ना. 6.022 का लॉजिक कहीं पे और लगेगा. अब देखो, how many number of atoms are there in 1 meter cube of copper? अभी आपने बताया था एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है ना यार. अब देखते जाना. So 1 meter cube volume will have 6.022 into 10 power 23, है ना. यही तो है, देखो एवोगैड्रोस नंबर हो गया ये.
इतने एटम्स होंगे उसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। So 1 meter cube has 6.02 into 10 to the power 23 number of atoms. अब ध्यान रखना बच्चों, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉपर, है ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम। हमें क्या पता है? कॉपर पीस ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब has a mass of 9 into 10 power 23, है ना। हमें अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स इन एन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर। अच्छा, यहाँ पे आप, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने डायरेक्टली 1 मीटर क्यूब में ये चीज लिख दिया है ना। आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, इसको फिर से करते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में हमने सबसे पहले मास निकाला था, राइट। मास कितना आया था बच्चों? देखो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हमने ले लिया 1, तो मास बिकेम इक्वल टू डेंसिटी, राइट। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर का जो मास है दैट इज 9 into 10 power 23, है ना। 9 into 10 power 3 बाय द वे केजी हो गया। अभी सिर्फ मास आया है। एक्चुअली जब आप एवोगैड्रोस नंबर लिखते हैं तो वो नंबर ऑफ एटम्स किस चीज के होते हैं ये बताइए। व्हेन यू आर राइटिंग एवोगैड्रोस नंबर, राइट, that is number of atoms present in what? 1 मीटर क्यूब और 1 मोल? 1 मोल होता है ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप सब एवोगैड्रोस नंबर बोल रहे थे। एक्चुअली दैट इज फॉर 1 मोल। और बेटा 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब कितना ग्राम ऑफ कॉपर? ये सोच के देखो, 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर? 63.5 ग्राम्स। ये तो सबको पता है ना। So can I say 63.5 grams of copper will have 6.02 into 10 to the power 23 atoms? बताइए, लॉ यूज नहीं कर रहा बेटा, मैं सिर्फ नंबर यूज कर रहा हूं, है ना। I'm just using the number. ये सही हुआ क्या? 63.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल, है ना। ये हम गलती कर रहे थे। असल में जब मैंने आपसे पूछा था ना 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स होंगे, आपने सीधा बोल दिया एवोगैड्रोस नंबर। नहीं, वो गलत है। इट्स नॉट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। इट्स 1 मोल। एक मोल में these many atoms are present. अब बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से देखना। So 63.5 gram of the copper will have these many atoms. Correct everyone? अब इसको ऐसे सोचो कि if 63.5 grams have these many atoms, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 63.5 into 10 power minus 3 kg? kg में इसको ऐसे लिखेंगे ना यार, 10 power minus 3। These many kg will have these many atoms, है कि नहीं यार। kg में सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। So 63.5 into 10 power minus 3 kg has these many atoms. तो बताओ 1 kg में कितना एटम होगा? 1 kg में कितना एटम होगा? 1 kg में एटम होगा 6.02 into 10 to the power 23 divided by 63.5, ये पेन थोड़ा अटक रहा है, into 10 to the power of minus 3। समझ में आ रहा है क्या सभी को? 63.5 into 10 power minus 3 kg में these many atoms are there. Then in 1 kg, how many atoms are there? Total number of atoms divided by 63.5 into 10 power minus 3. This is atoms present in 1 kg. Now, if one volume we have taken, per unit volume if we have taken, then the mass of copper atom is this according to the density, right? 9 into 10 power 3 kg. If in 1 kg these many atoms are present, then what about 9 into 10 power 3 kg? How many atoms will be there in 9 into 10 power 3 kg? अब इसको ऐसे सोच लो यार, 1 kg में इतने एटम्स हैं तो 2 kg में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 kg में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 9 into 10 power 3 kg में how many atoms will be there? This factor multiplied by 9 into 10 power 3. तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। So when you do the final thing, 6.0 into 10 power 23 upon 63 into 5 into 10 power minus 3 multiplied by 9 into 10 power 3, you will get
number of atoms present in 9 into 10 power 3 kg. And beta 9 into 10 power 3 kg means 1 meter cube volume. तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे क्या वो पर मीटर क्यूब के हो गए? यस, दिस इज फॉर पर मीटर क्यूब, है ना? आई नो द एक्सप्लेनेशन टुक स्लाइटली लॉन्ग, क्योंकि बीच में थोड़ा वो गड़बड़ हुआ था, 1 मीटर क्यूब में हमने वो मान लिया था, है ना? तो दैट वाज अ सिली मिस्टेक एक्चुअली। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अमेजिंगली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? द डेंसिटी ऑफ कॉपर वाज गिवन टू अस 9 into 10 power 3, right? We want to calculate number of atoms present per unit volume. First of all, I know density is mass upon volume. I calculated mass per unit volume first of all. कि how much is the mass of copper atom if I take 1 meter cube as the volume. तो ये copper ले लिया 1 meter cube का, what will be the mass for it? Density into 1, well volume become 1, तो density into 1, तो आंसर कितना आ गया? 9 into 10 power 3 kg. ये 1 मीटर क्यूब का मास है. This is the mass for 1 meter cube. Then we said 1 mole of copper will have 6 into 10 power 23 atoms, मतलब 6.022 जो भी है ना? So 1 mole of copper, यानी कि how much mass of copper? 63.5 ग्राम. यानी कि कितना kg by the way? 63.5 into 10 power minus 3. ग्राम को kg में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 power minus 3. So these many kg will have 6 into 10 power 23 approximately number of atoms. Then 1 kg will have how many atoms? 6 into 10 power 23 divided by 63.5 into 10 power minus 3. ये 1 kg का आ गया. And finally we want 9 into 10 power 3 kg का atom because this means 1 meter cube. And we want atoms per meter cube. So if 1 kg has these many atoms, what about 9 into 10 power 3 kg? How many atoms will it be having? It will be having 6 into 10 power 23 upon 63.5 into 10 power minus 3 multiplied by 9 into 10 power 3 number of atoms. This is automatically per unit volume because 9 into 10 power 3 kg means per unit volume. 1 meter cube volume we have taken. अब ये कैलकुलेट करके आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा. टेल मी एवरीवन इफ यू गॉट इट. कम ऑन, अब तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बस वो ध्यान रखना था कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे. हमने 1 मीटर क्यूब का डायरेक्टली एक बार लिख दिया था, तो थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे. आई रियली अंडरस्टैंड दैट एंड अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए बच्चों, अब देखो ये पूरा n निकालने के लिए किया हमने इतना, है ना? वैसे हमने टाइम लिया ज्यादा, आई एडमिट दैट, बहुत कम टाइम में इसको कर सकते थे. कोई बात नहीं, अगली टाइम नेक्स्ट टाइम कम टाइम में कर लेना. अब यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस मच. मतलब ये क्या आ गया? स्मॉल n आ गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब कौन सी बड़ी बात है यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I upon NE एरिया. I is given in the question. N हमने निकाल लिया 8.5 into 10 power 28. एरिया आपको गिवन है ना? अच्छा, E यहाँ पे 10 power minus 19, ये थोड़ा अधूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, into एरिया which is how much? 1.5 into 10 power minus 7. इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will get 0.74 mm per second is the drift velocity. बताइए समझ में आया क्या? एक बार देख लो, टाइम देता हूं, एक बार देख लो, ठीक है? इट विल बी बेटर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इट टू अनुराग सर. बाय द वे आई हैव क्लैरिफाइड, मैंने वो भी बता दिया कि कहां पे हम अटक गए थे. एक छोटी सी गलती करी थी, उसके बाद हमने उसको सही भी कर लिया एंड फाइनली वी हैव रिटन इट करेक्टली, है ना? कोई कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, बहुत आसान टॉपिक है एंड यू कैन डू इट क्वाइट इजीली. क्लियर है क्या सब लोग? बताइए, इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट नाउ? बताओ यार चैट बॉक्स में. समझ में तो बहुत अच्छा आ गया, बट सॉल्यूशन ज्यादा लॉन्ग है. हाँ बेटा, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का लॉन्ग होता है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? सॉल्यूशन में मतलब कैलकुलेशन में, यू कैन से. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना? आपके लिए है ये क्वेश्चन. कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर. कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है देखो? 3 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर. बेटा एक चीज ध्यान देना कि इस बार भी कॉपर ही लिया इन लोगों ने, है ना? आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, इट इज सिमिलर, कॉपर ओनली. यहां से एक बार नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देख लो. 8.5 into 10 power 28 था. अब कॉपर तो कॉपर ही होता है, इतना ही होगा.
8.5 into 10 power 28. प्लीज नोट डाउन दिस नंबर. वैसे एग्जामिनेशन में गिवन नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट, बट टू सेव सम टाइम इन दिस क्लास आई एम आस्किंग यू टू नोट दिस वैल्यू. बाकी आप प्रैक्टिस करके और इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. कॉपर वायर गिवन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है. करंट इज नाउ 15 एम्पियर, लास्ट टाइम इट वाज 1.5, दिस इज 15 एम्पियर नाउ. ये ड्रिफ्ट स्पीड है, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ड्राफ्ट लिखा है. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर आपको निकालना है, assuming each copper atom contributor are free electron. Same चीज है ना, same thing. Density also same, everything is same. यानी कि the n will remain same, a small hint. उसके बाद तो आपको बस कैलकुलेशन करना है, find out VD. चलिए ओके, आई होप यू आर डूइंग इट. अब तो आसान है यार, n सेम रहेगा, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. n निकालने में ही तो दिमाग खराब हुआ था आपका, है ना. अगर n अब पता है, सेम है, तो सिंपल सी बात है फिर तो. ओके चलिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ऑप्शंस यू कैन सी इन द क्विज, है ना. 5 4 3 2 and 1 go. Come on guys. Okay, so 15 seconds are left and only 65% have answered. कर लो यार, इतना टफ नहीं है. कैलकुलेशन इज नॉट दैट टफ. अभी तो n भी पता है आपको, है ना. दिस टाइम यू नो n एज वेल. आई होप द मेजॉरिटी विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर बाय द वे, बट ठीक है, चलिए देखते हैं. ओके, सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ यू हैव गिवन द आंसर. 20% ने तो लगता है कोशिश भी नहीं करी. सर इतना कैलकुलेशन जाने दो सर, हमसे ना हो पाएगा. फलक मेहता, विकास डोगरा, आसलिन, भवनूर, गायत्री, स्नेहा, मोनामी and Utkarsh have given the correct answer. चलो, thanks for taking slight amount of pain, but no pain, no gain. और फिजिक्स में कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा. 53.61% have given the correct answer. बेटा आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज दे दूं, मतलब एक अच्छा सा फैक्ट बता दूं. 2018 में या 19 में किसी ईयर में रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है सिमिलर, है ना. कोई भी अच्छी कोचिंग का जब आप टेस्ट देंगे, इवन अगर आप वेदांतु का भी टेस्ट देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमेशा. ओके चलिए, तो इसमें हमने जो टाइम लगाया है, डोंट फील कि हमने टाइम बेकार में लगा दिया, है ना. जो टाइम लगाया है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी. जो चीज आपको सीखनी है, द थिंग यू नीड टू लर्न इन दिस इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक बार प्लीज, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, राइट. दिस इज योर होमवर्क आफ्टर द क्लास. Try to calculate number of atoms per unit volume in this case once more. By the way, आपको ऐसी फील आएगी कि वो केमिस्ट्री है. फिजिक्स वाली फील नहीं आती है ना जब आप नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो. होता है कि आपके पास? मेरे को तो नहीं आती फिजिक्स वाली फील. वो जैसी मोल्स वोल्स आ जाते हैं ना, मेरे को अपने वो स्कूल के पुराने दिन याद आ जाते हैं जब मैं इतनी नफरत करता था केमिस्ट्री से. खैर, पता नहीं आपको क्या लगता होगा, बट फिर भी ठीक है ना. आई वॉज कैलकुलेटिंग, यू सेड स्टार्ट प्लीज काउंट डाउन. तरुणी बेटा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, है ना. अब हम 12th में आ गए हैं, वी नीड टू इम्प्रूव इन स्पीड. तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको थोड़ा चैलेंज करूं कम टाइम देके. गेटिंग माय पॉइंट. सो इट वाज सिंपल, राइट. n विल बी सेम, 8.5 into 10 power 28, राइट. बाकी सब रख दो यार, यू विल गेट, है ना. टाइम वाज गुड. ओके विकास, तो करंट इज 15 दिस टाइम. दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज, और ये आपका एरिया, ठीक है. अच्छा, अगर कुछ लोगों को ऐसा मैसेज चला गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टफ है, तो डोंट वरी. एक ही क्वेश्चन ऐसा था जहां पे इतना कैलकुलेशन होता है. इन अदर क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी यू विल एंजॉय द प्रोसेस अ लॉट. कैलकुलेशन इतना नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. हाँ, बट ओवरऑल व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट एग्जामिनेशन,
योर कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट. ओके, ऑप्शन मीटर 10 पावर प्लस 4 था. हाँ, मीटर ब्रिज आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा, मीटर ब्रिज भी आएगा. बेटा -4 ही तो है साक्षी, देखो बेटा -4 ही तो है ना, ऑप्शन में -4 ही है, देख लीजिए एक बार. राइट, आगे बढ़े क्या? चलिए, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज Vd when a current I is flowing. फ्लावरिंग फ्लावरिंग नहीं है वो, ठीक है, जो लोग प्लांट किंगडम या जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो सब पढ़ के खुश मत होना, ये फ्लावरिंग नहीं है, फ्लोइंग है. हाँ, ऐसी में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रैश कोर्स में पढ़ाता हूँ ना, तो वहां पे पावर की जगह पाउडर लिखा होता है. डर्मीकूल आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का. चलो ये ट्राई करो. इफ बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड then the drift velocity will be. Try करो. I found 2 words, if we type it can be blocked. I have 10,000 of the words. If you type it, you will be blocked. But I'll not tell it to you all. आज बायो और केमिस्ट्री दोनों आ गया ना. Are we ready? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें, बताइए. यस, अच्छा 1 सेकेंड. अच्छा ठीक है, वेट कर लेते हैं. Now I'm going to start, okay? 5, 4, 3, 2, and 1, go. Drift velocity is Vd, current is I, both radius and current are doubled. यही लिखा है ना, मुझे दिख नहीं रहा, वहां पे आपके नाम आ गए हैं. Then the drift velocity will be. ये तो सिंपल था वैसे, है ना. This was a quite easy question by the way. चलिए, the time is up and let me see how many of you have given the correct answer for this. So Garvit, Sneha, Vikas, Shobhit, Bhavnoor, Yashika and Nasreen have given the correct answer. Good job guys, बहुत अच्छे. और रिजल्ट देख लेते हैं. 50% ओनली. अरे बाप रे, ये तो सही है, मतलब इम्प्रूव करो यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना. देखो सिंपल है. सो आई यूज द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई एक्सप्लेन इट हियर, है ना. देखो, drift velocity of free electrons in the conductor is Vd when a current I is flowing in it. I know the formula of current. Current is given by NEA Vd. Correct. He is asking if both the radius and current are doubled, then the drift velocity will be. Actually, if you write down the drift velocity ka formula, it will be I upon NE into A. सही है ना, I upon NE into A. He's saying if the radius and current both are doubled, then what will be the drift velocity? तो करंट में यहाँ पे 2 लिख दो, 2 टाइम्स कर दो इसको. बट डिनोमिनेटर में यू हैव एरिया बच्चों. एरिया फॉर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी गिवन बाय पाई इनटू r स्क्वायर, वेयर r is the radius. He is talking about making the radius double, not the area double. कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, they take area as double. तो यहाँ पे भी डबल, 2 और 2 cancel. They say sir A is the correct answer. That is wrong. Actually area is proportional to r square. If r is getting doubled, then area is becoming 4 times, है ना. or else you can write down the formula as I upon NE. area को आप लिख सकते हैं pi r square. So when radius becomes doubles, here it will be a factor of 4. On the top it will be a factor of 2.
So what is the correct factor by which VD will be changing? It will be 2/4 यानी कि 1/2. Answer is half of the initial VD. है ना यार? बताइए, समझ आया? And I hope कुछ लोगों ने मिस्टेक किया होगा, तो please learn from your mistake. Area is not double, but radius is double, right? चलिए बच्चों, बहुत अच्छे. So after doing 2-3 questions, एक बार लीडर बोर्ड देख लें क्या? चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं यार. So Sneha is on the top. Good job Sneha. विकास, फलक, भवनूर, नसरीन, ओसलिन, उत्कर्ष, यशिका, मोनामी, श्वेता, उमर, अरिणी, Trish, Akash and Shobit are there on the leaderboard. Very nice everyone. Next question. If the radius and length of the मतलब यही यूज करके टाइप किया है जिसने भी टाइप किया है ना, जो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यही लेके टाइप किया हुआ है इन्होंने, है ना. दिस इज नॉट वाइन बाय द वे, दिस इज वायर. ओके, ये वायर है. मतलब करंट इज फ्लावरिंग, मतलब उन्होंने ये लेने के बाद सोचा भाई साहब फूल बरस रहे हैं चारों तरफ से, है ना, करंट फ्लावर हो रहा है. मतलब अजीब ही हाल है भाई. खैर, यू रेड इट वायर ओनली. ओके, nice. You are an innocent kid, it seems, pure minded. Yeah, चलो ट्राई करो. If radius and length of the wire are made 4 times, resistivity becomes. भाई ये तो क्लास 10th का टॉपिक है, पक्का आप लोगों को डेजा वू मोमेंट लग रहा होगा ये, है ना. एंड द प्रीवियस वेदांतु स्टूडेंट्स मस्ट बी रिमेम्बरिंग अभिषेक केआर सर राइट नाउ. सर ने पक्का पढ़ाया होगा आपको कि अगर रेडियस और लेंथ को चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी कितना हो जाता है. बाय द वे बच्चों, ये नीट में नहीं आएगा, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू ऑल, बट हाँ आपके नॉलेज के लिए यू शुड डेफिनेटली नो इट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ. ओके, 5, 4, 3, 2 and 1 go. Come on. If radius and length of the wire are made 4 times, its resistivity becomes. Time is up, and let me tell you, I have got some interesting results today. सर आई गेस वॉइस से टाइप करते हैं. बी होगा. स्नेहा यू आर सेइंग बी होगा. रेजिस्टेंस कैलकुलेटर थोड़ी ना करना था सर. हाँ तो सी होगा ना. फलक मेहता, वंदना, आकाश एंड पूजा हैव गिवन द करेक्ट आंसर. सिर्फ और सिर्फ 32% लोगों ने सही आंसर दिया. ओनली 32% हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले और डी ऑप्शन वाले अपना अपना 10th का मार्कशीट, एक लिंक देता हूं उधर अपलोड करो. तुम लोगों ने 10th किया कि नहीं किया आई डोंट नो. 9th के बाद तुमको प्रमोट कर दिया क्या सीधा? जाओ बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे 9th में, 55% आए हैं. 12th में चले जाओ सीधा. ऐसा कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं ना. अच्छा देखो, सिंपल सी बात है यार, रेजिस्टिविटी सुना था क्लास 10th में कभी? चलो ठीक है, आई डोंट ब्लेम यू. हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा. नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता कि आपने पढ़ा नहीं होगा ये. चलो ठीक है, आप भूल गए होगे, ये बोलना थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है ना. मे बी यू हैव फॉरगॉटन. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और मे बी यू हैव मिसक्लिक्ड, है ना. सबसे अच्छा एक्सक्यूज तो देखो मिसक्लिक है. सर मिसक्लिक हो गया, देख लो, अब जो करना है कर लो. खैर चलो, लेट मी एक्सप्लेन दिस. बच्चों आप सभी ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा होगा. रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर और एनी कंडक्टर इज गिवन बाय रो L divided by A. My students, those who have like attended heat transfer, do you remember I gave you heat transfer में इलेक्ट्रिसिटी का एनालॉग? वहां पे मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस भी सिखाया था, है ना.
So L upon K into A was the formula, है ना? तो यहाँ पे आपको मैंने सिखाया था कि थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होता है. Here in numerator, that thing that you have is the resistivity. Resistivity is a material property. Resistivity is a material property. It only depends on material and the temperature of the material. ये सिर्फ material पे depend करेगा और उसके temperature पे depend करेगा. It does not depend on dimensions. For iron, resistivity is fixed. If you take छोटू सा iron और इफ यू टेक मोटू सा आयरन, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, है ना? चलिए, वी लर्न रेजिस्टिविटी यस्टरडे ओनली इन केमिस्ट्री. अच्छा, ओके सुहासिनी. सर, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज मेड 4 टाइम्स, इट वोंट चेंज VD. लेंथ ऑफ द वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा उत्कर्ष? देखो, वो n पे डिपेंड कर रहा है, E पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना? तो वहां पे उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो उन तीन चीजों पे डिपेंड करता है वो, करंट पे भी, है ना? चलिए, बहुत बड़ा झटका दिया तुम लोगों ने मुझे. इस बेवफाई को मैं याद रखूंगा लंबे लंबे समय तक. अच्छा, तुम लोगों ने क्या किया था? ज्यादातर लोगों ने क्या आंसर दिया था? अरे छोड़ो, है ना, पुरानी बातों को नहीं खोदते हैं ज्यादा, है ना, आगे बढ़ते हैं. समझ में आया ना? बहुत आसान क्वेश्चन था. यू गाइस डू मिस्टेक्स इन इजी क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो आप लोग. मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया था. अच्छा, ठीक है. सो रेजिस्टेंस विल बी डिपेंडिंग ऑन length and area, but not the resistivity. Resistivity, please remember, it is a material property. It depends on material, which material have you taken, and also it depends on the temperature of the material, है ना? कोई बात नहीं स्नेहा. तो अब देखो, इस केस में अगर रेजिस्टेंस निकालना होता, इफ द क्वेश्चन वाज फॉर रेजिस्टेंस, तब आपका आंसर कितना आता? रेडियस एंड लेंथ बोथ आर मेड 4 टाइम्स. इफ रेजिस्टेंस वाज आस्क्ड, है ना, अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता तब आंसर क्या होता, ये मैं बता रहा हूं आपको. सिर्फ इफ रेजिस्टेंस वाज आस्क्ड, then you will write R is equal to rho L by A, right? So R is proportional to length, inversely proportional to area, and area can be written as pi r square. He is saying now length and radius both are made 4 times, है ना? तब आंसर क्या आता देखो. So length will become 4 times, radius will also become 4 times, but R square is there, so 4 4s are 16. So the correct variation will be 1/4. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बन जाता 1/4 एंड देन योर आंसर कुड हैव बीन ए. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. यहां पे तो मैं बड़ी खुशी से आपको लीडर बोर्ड दिखाऊंगा. फलक ने शायद सही आंसर दिया था, ही इज ऑन द टॉप. विकास, उत्कर्ष, आकाश, स्नेहा, भवनूर, नसरीन, प्लबनी, ऑस्लिन, समीक्षा, यशिका, त्रिपूर्णा, मोनामी, श्वेता एंड उमर. चलिए, कोई बात नहीं बच्चों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. इतनी छोटी बातें नहीं होती लेकिन जितना तुमने कर दिया, ये गलत बात है ना. ना ना, इस पे तो मैं तुम्हारी पूरे साल बेइज्जती मारूंगा. अब देखना तुम पूरे साल, जब तक मॉडर्न फिजिक्स खत्म नहीं हो जाता है, ये ताना आप पूरे साल सुनोगे. आपकी गलती है. देखो, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, माफ तो मैंने कर दिया, बट ताना तो मारूंगा. चलो, so the resistivity of material of conductors is most affected by temperature, pressure, applied magnetic field, light, illumination. बताओ क्या है आंसर इसका? resistivity of the material of the conductor is most affected by the way, there is a topic of variation of resistivity with temperature, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हाँ, पहले तो आप इसको निपटा लीजिए, इस टॉपिक को, है ना? Okay, going to start. 5, 4, 3, 2 and 1, go. चलो, I hope this time the answers will be better.
Wow, very nice. Complete greenery in our fastest finger list. So Shobhit, Bhavnur, Vanshika, Vandana, Devananda, Plabani, Santosh, Umar, Garvit and Swaleha have given the correct answer. 83% have given the correct answer. Very nice बच्चों, अचानक से एकदम तुम लोगों ने मचा दिया आके, है ना. चलो अच्छी बात है. सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अभी अभी सर ने बताया था. इस बार गलती करते तो पता नहीं सर क्या ही हाल करते हैं हमारा. तो इसलिए सबने सही आंसर दिया है ना, ज्यादातर लोगों ने. हाँ चलिए, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात. टुमारो वी हैव अ सेशन एट 4 PM एंड देन एट 6:30 PM, करेक्ट. मतलब कल हम टोटल 3.5 आवर यानी कि 3 घंटे और 30 मिनट कल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है. एक हिंट थी, 3 ऑप्शन गलत थे इस क्वेश्चन में. वाह सम वाह, बहुत बढ़िया. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना. हाँ, मैराथन होने वाला है कल. ताने मारने के लिए सर को मिल गया एक बार. हाँ, 3.3 आवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. आई विल मैनेज द सेशंस, बट मतलब बीच में गैप है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना. यू आर हैविंग सम 45 मिनट्स और समथिंग गैप इन बिटवीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, 45 मिनट का गैप है बीच में, बहुत होता है, डोंट वरी अबाउट इट. इन दिस आई एम गोइंग टू कीप अ बैलेंस ऑफ द टॉपिक्स. ये जो फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू NEAVD, इसका जो डेरिवेशन है ये आप कल देखेंगे, ठीक है. सो डेरिवेशन विल बी डन टुमारो. तो आज आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया. टुमारो व्हेन आई टीच यू द डेरिवेशन यू विल फील इजी. अभी मैं आपको पहले डेरिवेशन कराता तो आप थोड़ा सा अटक जाता है, आपको लगता है ये क्या चल रहा है अजीब सा. यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट व्हेन आई एम डूइंग द डेरिवेशन टुमारो. सो ये हो गया. मोबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है. So mobility also will be done tomorrow. And in the second session, we are going to start with circuit theory. मतलब circuit theory is one of the very important and very fun topic to learn in current electricity. मतलब वहीं पे आपको लगता है कि यार अभी सच में हम लोग current electricity पढ़ रहे हैं. And amazing ways of solving the circuits will be given to you. बहुत मजा आएगा आपको. मतलब वो इतना fun होता है when you are doing circuit theory. आपको याद होगा जब फ्रिक्शन किया था 11th में, बहुत फन मजा आया था, है ना, स्टोरी सुन के. वैसा ही इसमें भी होने वाला है. सो डोंट वरी, कल ज्यादा लंबी क्लास है बट वी विल कीप इट वेरी लाइट, है ना. कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भारी भरकम चीजें मैं पढ़ाऊंगा. चलिए, बट फॉर नाउ एवरीवन लेट्स डू सम वेरी बेसिक थिंग्स. मतलब जैसे कि कक्षा 10 में आ गए हम लोग, है ना, ऐसा कुछ. तो सम बेसिक थिंग्स आर आल्सो देयर, वो हम आज फटाफट एक बार निपटाते हैं, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल and others. मतलब others वाला कल होगा. Today we are doing series and parallel combination of the resistors. So यहाँ पे भी you will get some deja vu moments, right? तो these resistance, can you take that session on Sunday? सार्थक, मुझे तो कल ही लेना पड़ेगा. आप रिकॉर्डिंग देख लेना यार, जब भी आपसे हो पाए, है ना. बिकॉज एक्चुअली टेस्ट होते हैं संडे वनडे को. तो हमारा टेस्ट भी तो है आपका 10th of May को, आई होप, राइट. So that is why better you let me take tomorrow itself, and if someone is having problem, सार्थक आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है. देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन two resistors are joined side by side and they will be having same current flowing through them. Equal current flow करेगा, है ना. तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, there is one R1 resistor, there is one R2 resistor. तो R1 plus R2 plus R3 and so on is known as the R equivalent resistance, right? When the circuit theory will start, we will talk about it in more detail. कि if potential we have to calculate. मतलब for now we are just telling you the formula because in one of the topic it will be detailed. ये और भी ज्यादा डिटेल में होगा when the circuit theory starts, ठीक है. अभी बस इसका इंट्रो है, ट्रेलर है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है बच्चों. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. So all the resistors will be connected across same potential difference. Delta V has to be same. समझ में आ गया. सीरीज में क्या सेम होगा. सीरीज में करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स विल बी इक्वल. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल बी इक्वल. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इज 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 so on and so forth. बताइए, क्लियर हुआ. क्लास 10 है बेटा, कुछ भी बड़ी बात नहीं है ना. Just I am revising this topic to all of you, but don't think कि class 12th में इतना ही है series और parallel के बारे में. There are so many minute details about it that we will do when we start the circuit theory with full fledged. ठीक. चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Which of the pair
out of R1, R2 and R3 can be said to be connected in series. ठीक है, इनमें से कौन सा दो रेजिस्टर्स और द पेयर ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज? सीरीज का लॉजिक है करंट फ्लोइंग शुड बी सेम, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए. ठीक, ऑप्शंस आर R1 and R2, they can be in series. R1 and R3 can be in series. R3 and R2 can be in series. या फिर no two can be said to be connected in series. ये सब ऑप्शंस हैं. ठीक है, चलिए बताइए एवरीवन. Okay, R1 R2 in series, R1 R3 in series, R3 R2 in series, या फिर no two can be said to be connected in series. Going to start the quiz. 5, 4, 3, 2 and 1, go. चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं. Ten more seconds left. 90% have given the answer. मुझे लग रहा है ना कि टाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना. आई फील कि देयर विल बी अ टाई. चलो कोई बात नहीं, यू आर लर्निंग, है ना. आप फिर से इसको अपना लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर क्लास 10th में भी. सो जॉना इज करेक्ट, प्रियेशा इज करेक्ट, शोभित, वंदना, विकास, प्लबनी एंड अंकित इज ऑल्सो करेक्ट. लेट मी सी द रिजल्ट. हाँ, मैंने बोला था ना टाई होगा. ऑलमोस्ट टाई हो गया है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स ए एंड नहीं, मैक्सिमम तो चलो डी है, बट द सेकेंड टॉप इज ए. एक्चुअली बच्चों यहाँ पे यू कैन नॉट कमेंट ऑन सीरीज. लॉजिक क्या है देखो, सीरीज के लिए करंट शुड बी सेम, राइट. थिंक अबाउट इट एवरीवन. इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर, 5 एम्पियर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, कोई भी नंबर ले सकता था. मैं चाहता तो 5 मिलियन भी ले सकता था. आई एम जस्ट टेकिंग 5 एम्पियर. सो 5 एम्पियर करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर. लेट्स से at this junction, can I say बच्चों some of the current will be flowing in this direction and some of the current will be flowing in this direction? ऐसा ही तो होता है ना. करंट डिवाइड हो जाएगा यार. करंट सेम कहाँ रहेगा? करंट will not be remaining same ना. Some of the current will be flowing towards B. I'm assuming, let's say 3 ampere. So remaining 2 ampere will be flowing through this. So if you see, no two resistors are having same current flowing through them. Current is getting divided. Current का क्या हो रहा है? Division हो रहा है. And because current is getting divided between these two paths, these two are not in series. चलिए बताइए समझ में आया क्या? They are not in series. They are not in parallel as well. Parallel में भी नहीं है because C and B are not connected. अगर R2 R3 ऐसे होते, देखो, this is R2, ठीक है, and this is R3. If these points were also connected, then you will say यहाँ का potential equal, then R2 R3 will be in parallel. But ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना. So no parallel, no series in this case. Getting my point? अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Select the correct statement. 3 resistors are there and this is 1 point, this is 1 point. ये असल में डायग्राम में कंप्लीट कर देता हूँ, बट जनरली हम बैटरी दिखाते नहीं है. मान लो ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, समथिंग लाइक दिस बैटरी इज कनेक्टेड. ये देखो. Okay everyone, try this. Select the correct statement. R1 and R2 are connected in parallel. R1 and R3 are connected in parallel. R3 and R2 are connected in parallel. All 3 are connected in parallel. क्या है सही आंसर? अच्छा, आई थिंक आई नीड टू चेंज वन ऑप्शन हियर. वेट. एक काम करते हैं बच्चों, ये थर्ड ऑप्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है. आई एम चेंजिंग द थर्ड ऑप्शन और इसको लिख लेते हैं हम लोग ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज.
देखो अगर मैंने ऑप्शन चेंज किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही वाला सही होगा, है ना? क्या पता मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके। करो अपने हिसाब से, ट्राई करो। These are the 4 options, okay? A, B, C and D. And literally telling you, if I have changed the option, that does not mean it is correct. But still, if you feel it is correct, आप टिक कर देना उसमें, है ना? बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, going to start. 5, 4, 3, 2 and 1, go. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं। 3, 2, 1, द टाइम इज अप। क्या लगता है यार, क्या था आंसर? सही आंसर क्या था? सीरीज था कि पैरेलल था? वाओ, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग है। विकास इज सेइंग करेक्ट है, मतलब विकास का आंसर शरण्या, आरुषि, साई तरुणी एंड कल्याणी। डी वाज करेक्ट, है ना? डी वाज करेक्ट। लेट मी शो यू द रिजल्ट। 53.27% हैव गिवन करेक्ट। 33% ने वही आंसर दे दिया जो मैंने चेंज किया था, है ना? अच्छा, कल तो सर आप हमारे जम के मजे लोगे। अच्छा वो तो मैं रोज लेता हूँ, छोड़ता कहाँ तुम्हें कभी भी। खैर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक कहावत सुनी है आप लोगों ने? दोज हु अंडरस्टैंड हिंदी, सर डेजा वू मोमेंट, दीज क्वेश्चंस आई रियली रिमेंबर डूइंग इट इन क्लास 10th। ओके, नाइस साई तरुणी। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। सुनाइए, है ना? अपना टाइम आएगा। अरे वो तो आएगा, कभी ना कभी आएगा ही। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। देखो, whenever you see 3 resistors in a straight line, you actually take it in series. आप चाहते हैं उसको सीरीज में लेना, बट जो आप चाहते हैं हमेशा वो सही हो, ऐसा सही थोड़ी ना है ना? देखो, लेट मी एक्सप्लेन दिस। देयर इज अ सिंपल लॉजिक फॉर सीरीज एंड पैरेलल। इन सीरीज सेम करंट शुड फ्लो, एंड इन केस ऑफ पैरेलल सेम पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी देयर, है ना? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था या फिर क्या सेम था। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज याद रखना। If let's say I have a resistor which is of 10 ohm, और मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। मान लो, मैं सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय I into R. Everyone knows this formula, right? ओम्स लॉ है यार, ओम 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 ओम। कोई मिल गया मूवी देखी है, उसमें सिखाया था ये फॉर्मूला, ऋतिक रोशन ने, बॉर्नवीटा पी के। याद है किसी को? पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाउ मच? हु विल टेल मी इन दिस रजिस्टर? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में? अरे बोल भी दो। 20। बहुत बढ़िया, 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। टेल मी वन थिंग, इफ आई टेक अ वायर in which if I say resistance is 0, plain wire, मस्त अच्छा खासा वायर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, how much will be potential difference according to this formula? Potential difference for a plain wire is 0. That means, can I say if there is no potential difference, the wire is equipotential? मतलब all the points of the wire are at same potential and still the current can flow through it. उसको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है ही नहीं करंट को फ्लो होने के लिए। करंट कैन एक्चुअली फ्लो फ्रॉम दैट पाथ, स्टिल देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि देखो, एक्चुअली यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि करंट को फ्लो होना है, बट देयर इज सम रेजिस्टेंस, सो करंट रिक्वायर सम पुश। करंट आस्क द पोटेंशियल कि you know what, I have some resistance in front of me. If I have to flow in this circuit, I need a push. Battery, can you push me? Battery says yes, why not? This is my job, right? For this only I came to this mother earth. So battery starts pushing the current, I mean charges, by giving an electric field. So that energy that the charges are getting, through that they can overcome the resistance. If there is no resistance, then there is no requirement of potential difference to be applied. Current will say, leave it, I'll just go on myself, है ना? So inertia जैसे हम बोलते हैं, because of inertia the charges will just continue to move. So can I say with that concept, everyone, if I consider this potential to be V
VA, यहां से देखो ये ड्र ड्र और ड्र, ये पूरा वायर था. कैन आई से दिस इज ऑल्सो VA? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सब लोग बोलो चैट बॉक्स में. प्लेन वायर है, प्लेन वायर पे एवरीवेयर द पोटेंशियल विल बी सेम, है ना? तो इफ दिस पोटेंशियल वाज VA, दिस पोटेंशियल इज आल्सो VA. गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया. एंड सिमिलरली बच्चों, इफ आई टेक दिस पोटेंशियल टू बी VB, देखो VB क्यों ले रहा हूं? अब आप बोलोगे सर उसको भी VA ले लो, क्यों नहीं ले रहे VA? सिंपल सी बात है, देखो this end is connected to one end of the battery, so this is having some higher potential. ये वाला end is connected to the lower potential of the battery, तो इसका potential कुछ और होगा. This is maybe some VB potential, right? Imagine if this is VB, then can I say this is again drr, or this is again drr, तो यहाँ का potential भी कितना हो जाएगा? VB, right? So that is VB now. Now if you want to feel this question, अगर आपको literally इसको feel करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप feel करेंगे. देखो, so just now I have written what? कि this potential is VA, so this potential is VA because that 2 points are connected by a plain wire, no potential difference. Similarly, this point is VB, so this point is VB. Now, if you want equivalent, there is a trick for that. बहुत सारे complicated circuits मिलेंगे आगे जाके. Be prepared for it. Later on, you will see a Wheatstone bridge which doesn't even look like a Wheatstone bridge. You have to convert it to the form of Wheatstone bridge. वो ऐसे करते हैं, देखो. There are the two potential differences possible, right? There are only two potentials possible, VA and VB. Write down VA somewhere here. Write down VB somewhere here. Okay. See the first resistance R1. Across which 2 points it is connected? It is connected across VA here and VB here. सही है क्या? देखो R1 के across potentials are what? VA and VB. So you just draw one resistance across VA and VB. Name it R1. ठीक? Similarly, now see R2. Even R2 is connected across VA and VB. So again draw R2 which is across VA and VB. यही तो है VA और यही तो है VB, है ना? Similarly, if you see the R3, it is also connected across VA and VB. देखो यहाँ पे VB है, यहाँ पे VA है. So again you can draw across VA and VB. ये R3 हो गया. अब feel आ रहा है कि वो parallel connection क्यों है? Are you able to feel it now? I'm telling you, you will see extremely complicated circuits in the coming time. But with this method, which I have done here, you will be able to convert it into a Wheatstone bridge. समझ में आ रहा है ना? इसे हम कहते हैं Wheatstone bridge. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. सो R1, R2, R3 ये मैंने आपको सिखा दिया कि अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट गिवन है तो आप उसको नॉर्मल सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फलक देखो बेटा कुछ भी नहीं था. दिस पोटेंशियल इज VA आई सेड, है ना? तो कनेक्टिंग वायर, प्लेन वायर, ये पोटेंशियल भी VA हो जाएगा. गॉट इट? If this potential is VB, तो again the connecting wire, this potential also will be VB. उसके बाद just draw VA here, VB here, and draw the resistors according to their potential differences. Like R1 is connected across VA and VB, तो VA और VB का across R1 बना दिया. R2 is also connected across VA and VB, तो उसको यहाँ पे बना दिया. And R3 is connected across VA and VB, तो उसको यहाँ पे बना दिया. VAB, सबके सब parallel, so all three are connected in parallel. Tell me guys, did you understand this? है ना? चलिए बहुत बढ़िया. अभी देखो जो थोड़ा सा टाइम बचा है 15 मिनट से बहुत टाइम है. I am going to draw a circuit. You guys have to tell me कि उस सर्किट को हम क्या नाम देते हैं. ठीक है, just name बताना है आपको. Let me see if you know that. One resistor here, one resistor here, ये R1, ये R2. Then one resistor between them as well, इसको R5 कहते हैं. ठीक है, just देखते जाओ. Then one resistor somewhere here, then one resistor somewhere here. इसको ले लो आप R3, इसको ले लो आप R4. How many resistors are there? 5 resistors. This end of the circuit and this end of the circuit, they are connected to a battery. ठीक है? Anyone knows the name of this bridge? I mean, मैंने हिंट दे दिया, क्यों बोला ऐसा? Name of this circuit? Wheatstone bridge. Exactly. Wheatstone is the name of the scientist, है ना?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट इज मेड अप ऑफ व्हीट एंड स्टोन, है ना, गेहूं और पत्थर का पुल नहीं है ये, नेम थे साइंटिस्ट के, है ना। हाँ, मतलब वही आटा और पत्थर का पुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट आटे एंड पत्थर का पुल, दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखना हाउ द एग्जामिनर एक्चुअली प्लेज विथ यू इन द एग्जामिनेशन. You understood the circuit, right? This is known as Wheatstone bridge. I'm not going to solve this circuit for now. I'm not going to solve it right now. Okay, I'm just giving you a trailer कि what is going to happen in current electricity. अब देखो, see this question carefully. यहाँ पे प्लेन वायर था, राइट, और यहाँ पे भी प्लेन वायर था. If I draw the same circuit, but if I draw like this, देखते जाना ध्यान से, ठीक है. अब मैं एक और सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना. So I have one resistor here, one resistor here and one resistor here. ये 3 रेजिस्टर्स हो गए हमारे, है ना. कुछ भी नाम दे देते हैं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता नाम से, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, एंड देन दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. दीज 2 पॉइंट्स विल बी कनेक्टेड टू द बैटरी. तो उसको अलग से छोड़ दिया मैंने, ए एंड बी. सो चलो कनेक्ट ही कर देते हैं फिर. चलो बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, मान लो, है ना. ये देखो, उसके बाद ही सेज फ्रॉम हियर, राइट, there is one more resistor added which is connected somewhere here. Okay everyone, and from this point one more resistor is added up to here. ये देखो, now you cannot say, if you take this as R1, this as R2 and this as R3, now you cannot say R1, R2 and R3 are in parallel. You know what will happen here? Let me tell you. So let's name them, right? So R4, R5. I'm just randomly naming the 5 resistors. Is it looking similar to the previous question? Yes, it is similar to the previous question. But in previous question, there was no resistance present here. There was no resistance present here. But because there was no resistance present, you said it is a plain wire. You said if this is VA, this is also VA. है ना, यहाँ पे VA है तो उधर भी VA होगा क्योंकि प्लेन वायर है. रेजिस्टेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0. बट एक बात बताओ, कैन आई से हियर नाउ, if this potential is VA, then can I say this is also VA? बताइए मुझे, सोच के बताइए. If this is VA, then can I write this also VA like before? No. This resistance evil is there, है ना. Resident Evil मूवी किसी ने देखा है क्या? वैसे इसको हम इसको resistance evil बोलते हैं. So resistance is the necessary evil. So this resistance evil is there, and because of it, the potential will change, है ना. So this potential and this potential will be different. Delta V will be equal to I into R. Some potential difference is there. Resident Evil is 18 plus. अच्छा, ठीक है. I'll not talk about it. Now talking about 18 plus movies is also not allowed in my class. Okay. देखो, if you don't know how much is this potential, मैथमेटिक्स में जो फ्रस्ट्रेटेड साइंटिस्ट थे, जो भी चीज अननोन रहती थी उसको एक्स बोलते थे. एंड देन दे आर फाइंडिंग देयर एक्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट. एंड इफ समवन आस्क्स वाई, तो वो बोलते हैं वाई भी फाइंड आउट करो, एक्स भी निकालो, वाई भी निकालो, है ना. तो छोड़ो वो सब, तो मतलब अननोन है यार, मुझे पता नहीं है, तो आई हैव जस्ट रिटन एक्स, व्हाट इट. तो जस्ट सिंपल अप्रोच, बिकॉज दैट पॉइंट पोटेंशियल वाज नॉट नोन टू मी, I have written that as x. ठीक, बहुत बढ़िया. अब देखना यहाँ पे बेटा, ये वाला पोटेंशियल क्या होगा? VB, करेक्ट. सिमिलर लॉजिक, कैन आई राइट यहाँ पे VB? कैन आई राइट और नो? टेल मी, कम ऑन एवरीवन. कैन आई राइट दैट एज VB? नो सर, कैसे कर देंगे आप ऐसा? तो इसको हम लिख लेंगे y. गेटिंग इट? उसको हम लिख लेंगे y, क्योंकि x और y, है ना. फाइंडिंग योर x, y पता नहीं y. खैर, x और y हो गया. अब बच्चों बताओ, in the previous question you had only 2 potentials, VA, VB. How many possible potentials are there in this question now? 4. VA, VB, X and Y. जब आपके पास 4 पोटेंशियल हो, है ना, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं ये सुनना अभी बहुत ध्यान से, ठीक है. लेट मी मेक इट सर्किट which you are aware of, जो आपको पहले से ही पता है. देखो, whichever 2 points are connected to the battery, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्टेड टू बैटरी हैं? A and B, राइट.
write down their potential separately. Have you seen that Fevikwik वाला ad? ऐसे एक स्ट्रिंग लेके उसमें ऐसे लगाता जाता था फेविक्विक, फिर उसको पानी में डाल देता था, फिर उसमें मछली खुश हो जाता था वो, है ना, ऐसा कुछ. तो यहाँ पे टुपुक से वीए लिखा और यहाँ पे टुपुक से वीबी लिखा, करेक्ट, बिकॉज दोज आर द पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी. आफ्टर दैट हाउ मेनी टू मोर पोटेंशियल्स आर लेफ्ट, है ना. अब x को यहाँ पे लिख लो, बिकॉज 4 पॉइंट्स शुड नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स पे लिखते हैं. x को ऊपर लिख लो और y को नीचे लिख लो, ठीक है. अब देखते जाना बच्चों, तुम बस मेरे आंसर मतलब क्वेश्चंस का आंसर करो. R1 is connected across which two potentials? देखिए R1 is connected across which two potentials? VA and Y. Can I say VA and Y? तो चुपचाप बिना किसी को बताए बहुत प्यार से R1 को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, है ना. R1 को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे चुपचाप लिख भी दो R1, VA and Y. डन. R4 is connected across which two potentials? R4 देखो, VA and X, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो R4 को, ये लो, R4 is done, ठीक है. R2 is connected across what? Y and X, तो between Y and X you should draw R2, ये लीजिए, क्या बन रहा है, ये व्हीट स्टोन बन रहा है. R3 is connected across VB and X, तो ये VB and X हो गया, ये देखिए, है ना, ये कौन सा है, R3 है. एंड फाइनली R5 is connected across Y and VB, दिख रहा है, Y and VB, तो ये बन गया आपका Y and VB. Which circuit is this बच्चों? ये Wheatstone bridge है. So such complicated circuits will be given to you, right स्नेहा? चुपचाप से लिख लेंगे, है ना, चुपके चुपके. Such complicated circuits will be given to you, जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है ना. उस केस में this approach we are going to follow and any difficult question becomes easier. बेटा विकास, how do we find x and y? That is a different logic. अभी तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि complicated circuit को normal circuit में कैसे convert करते हैं, right? So when such circuits are given, this is how you are going to convert them in the normal circuits. Just a tool I have taught to you, right? Don't worry. बाद में हम देखेंगे इसमें क्या क्या होगा, Wheatstone bridge क्या होता है ना, ये सब हम देखेंगे बाद में. ओके, चलिए. Conclusion is very simple, Gokul. Conclusion is this कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. That means even if 3 resistors are in one line, that does not mean कि they are in series. You should see the potentials and then you should draw the simple diagram of potentials, right? After that only you will be able to know whether they are in parallel or in series. Getting it, everyone? So just don't comment by seeing the circuit. If 2 resistors are in one line, that does not mean they are in series, right? देखो आपके घर में कई बार ना ट्यूबलाइट अगर आप देखेंगे, है ना, sometimes if you see the tubelights, one tubelight is here, another tubelight is here, right? बगल बगल में, they are in one line. Can I say they are in series? नहीं, their connection is parallel. Any device that you are having in your house, everything is connected in parallel. But that does not mean कि physically they will look like they are in parallel. Their wiring is in parallel. ऐसा होता है क्या कि आपके यहाँ अगर यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाया तो उसी के नीचे पंखा लगाएंगे, हाँ, उसके नीचे पंखा लगा दोगे, सोचो क्या ब्लेंडर हो जाएगा. उसी के नीचे मैं अपना लैपटॉप रखने वाला हूँ, उसी के नीचे मैं अपना मतलब जो भी डिवाइस है वो रखने वाला हूँ, नहीं ना. अरे वो तो जहां जरूरत है वहां लगा लेते हैं हम लोग. Their connection is in parallel. But students have this misconception कि अगर सीरीज होना है तो एक लाइन पे होना चाहिए. नहीं, किसने बोला ये? देखो, these 3 resistors are in one line, but still their connection is in parallel. This is the conclusion, right? कैसे पता करना है parallel series, ये मैंने आपको समझा दिया. Getting it? चलिए, बहुत बढ़िया. हेड भी उसके नीचे है, हाँ. Looks deceive, please be careful. हाँ, looks can be deceiving, exactly. चलिए everyone, so how much time is left now? एक बार देख लेते हैं. 3 मिनट बाकी हैं. 3 मिनट में तो कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, है ना. तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट्स, लाइक बैटरी और सेल के बारे में डिस्कशन होगा. रेजिस्टेंसेस थोड़ा सा डिस्कशन हो चुका है. कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है द वायर विथ नो रेजिस्टेंस. इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है. कनेक्टिंग वायर्स मतलब जीरो रेजिस्टेंस. ओके एवरीवन, चलिए. तो ये स्लाइड्स मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, ठीक है. द रिमेनिंग स्लाइड्स आई विल जस्ट डिलीट.
और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं 51 स्लाइड्स भी कवर्ड। नाइस नाइस। चलो आज स्पीड अच्छा था क्लास का। तो बच्चों अब ऐसा है कि आप लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने लग जाओ। इट विल बी गुड इफ यू सॉल्व सम। गुड नाइट बाय, अच्छे सोना। हाँ हाँ आप लोग भी। इट विल बी गुड इफ यू रिवाइज क्लास 10th का फिजिक्स एक बार। कर लोगे क्या यार? एक बार कर लेना यार प्लीज, है ना। जितने टाइप के सर्किट सर ने कराए हैं ना क्लास 10th में, इफ यू रिवाइज इट, उसके बाद जब आप कल आओगे क्लास में, यू विल एंजॉय द क्लास लाइक एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार आप प्लीज रिवाइज करके आना, है ना। सो विकास इज ऑन द टॉप, वेरी नाइस विकास। एंड हाँ डीसी से चलेगा, बिल्कुल सही है। फलक, प्लबनी, उत्कर्ष, आकाश, बैरी, वंदना, भवनूर, अंकित, शोभित, दर्शना, स्नेहा, श्वेता, अरिनी एंड समीक्षा। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, कल 4 बजे है। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट गाइस।